चलिए बच्चों, अपन सबसे पहले देखते हैं टेस्ट पेपर जो आपको देना है। टेस्ट पेपर क्या है तो देखते हैं अपन। एक बार आप लोग टेस्ट पेपर का क्वेश्चंस वगैरह नहीं हो आपके पास तो इसको नोट कर लें। टेस्ट पेपर ये है। अब अपने इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं ना। टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन अपने को करना है। टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन में आप किस तरह से करेंगे उसको देखें अपन। तो क्वेश्चन पेपर जब अपन सोल्व कर रहे हैं तो ना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अपने माइंड में रहना चाहिए कि पेपर कैसे सोल्व करेंगे। उसके लिए पहले सबसे पहली चीज जो ये जरूरी है आपको कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं नहीं आते हैं। तो अगर अपने को इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो एक बार अपन पहले उस चैप्टर के बारे में जानकारी कर लें और चैप्टर के बारे में जानकारी करने के बाद फिर अपन अपना प्रयास करें। फॉर्मूले वगैरह सब याद हों तो पेपर सॉल्व करना अपने लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। देखिए, अब इसमें पहला क्वेश्चन था, उस भौतिक राशि का नाम बताओ जिसका एसआई पद्धति में मात्रक जूल पर कूलम होता है ना। तब जूल पर कूलम मात्रक आपसे पूछा है ना। तो जूल पर कूलम मात्रक जो है वो किसका होता है वो अपने को पता होना चाहिए। अगर अपने को नहीं पता है तो अभी मैंने कहा कि अपन क्या करें, थ्योरी पढ़ें। जूल पर कूलम किसका मात्रक होता है, ये मात्रक होता है विभव का। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विभव। क्या ये राशि अदिश है या सदिश है, तो ये कैसी राशि होती है, ये अदिश राशि होती है। ठीक है, तो पहली चीज अपने को क्लियर हो गई कि ये राशि कैसी है, अदिश है ना। और इसका मात्रक अपने को जो है वो पता हो गया, इसका मात्रक कौन सा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन जो बात करेंगे वो कौन सी बात करेंगे, ये तो इसके बारे में हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है, किसी वर्ग एबीसीडी के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। मतलब अपने पास ऐसा एक वर्ग बना हुआ है और इस वर्ग के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है और इसके एक कोने पर 2 माइक्रोकूलम। इसको अगर अपन ये मानते हैं तो यहाँ 2 माइक्रोकूलम है और ये बी, ये सी और ये डी हो गया। और इसको बिंदु आवेश को बी कोने तक ले जाने में, इसको मैं यहाँ तक लेके आऊं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। देखो यहाँ एक बात जो चीज समझने की है कि अगर मैं इस 10 माइक्रोकूलम के लिए समविभव पृष्ठ अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो इसके समविभव पृष्ठ कैसे बनेंगे। तो समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, उसके चारों तरफ जो सकेंद्रीय वृत्त बनते हैं वो समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। तो अगर मैं इस वर्ग के चारों तरफ एक वृत्त बनाता हूँ, एक सर्कल अगर अपन बनाते हैं तो ये सर्कल पे ये वाली डिस्टेंस सबके लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी ये उस सर्कल की क्या होगी, रेडियस होगी। तो उस बेसिस पे अगर अपन समझें तो ये बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी, ये जो चारों ही बिंदु हैं, ये चारों बिंदु किसके ऊपर है, समविभव पृष्ठ पे। और समविभव पृष्ठ पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य 0 होता है, इसलिए इसका आंसर होगा W इज इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन था कि चांदी के समान त्रिज्या का एक गोला ठोस है और दूसरा खोखला है, समान विभव है, किस पर अधिक आवेश संचित होता। तो आवेश संचयन की जो क्षमता होती है ना, आवेश को संचय करने की जो क्षमता होती है, उस संचय करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, उसकी धारिता कहते हैं। और धारिता जो है वो किन किन चीजों पर निर्भर करती है। तो धारिता हमें पता है कि धारिता जो है वो किन किन चीजों पर निर्भर करती है। तो धारिता की जो निर्भरता है वो किस पर होती है, फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी त्रिज्या पर निर्भरता है और माध्यम पर निर्भरता है, इन दोनों पर निर्भरता है और दोनों ही चीजें क्या है, दोनों के लिए समान है, इसलिए यहाँ आंसर होगा समान आवेश, है ना। खोखले और दोनों पर समान आवेश आएगा। फिर अपन तीसरे चौथे क्वेश्चन में बात करें कि आपको ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, इस ग्राफ के अंदर आपको ये दे रखा है कि दो
संधारित्र हैं और उन दो संधारित्र के लिए आपको ग्राफ दिया हुआ है। एक ग्राफ ए दे रखा है और दूसरा ग्राफ बी दे रखा है ना। अब ये ग्राफ किस किस के बीच में है? ये ग्राफ क्यू और बी के बीच में है। तो आपको संधारित्र के बारे में पूछा गया है, तो संधारित्र का ए और बी के साथ क्या रिलेशन होता है वो अपने को पता होना चाहिए, यानी क्यू और बी के साथ क्या रिलेशन है। तो हमें पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो C इज इक्वल टू क्या होगा, C इज इक्वल टू होगा Q अपॉन B। यानी इसका जो ढाल है ना, इसके लिए मैं थीटा, इसका जो ढाल है इसको मैंने ले लिया हमने थीटा B, और इसका जो ढाल है वो मैंने ले लिया थीटा A। तो यहाँ से पहली चीज जो हमें समझ में आ रही है कि इन दोनों ग्राफ के जो ढाल होंगे वो ढाल हमको धारिता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया कि थीटा A ग्रेटर देन थीटा बी है। तो पहली चीज हमारे पास आ गई कि सी ए जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, सी बी होगा। ये मतलब ए ग्राफ वाले की धारिता क्या होगी, ज्यादा होगी। ये हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट आ गया, है ना। तो अब इसके बेसिस पे अब इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो अपन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों प्लेटों के मध्य दूरी समान है और C2 की प्लेटों का क्षेत्रफल C1 की प्लेटों की तुलना में दुगना है। तो अगर मैं C1 लिखता हूँ तो C1 किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D1, और C2 अगर लिखता हूँ तो वो किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D2। आपको क्या गिवन है कि D1 इज इक्वल टू D2 है, और दूसरा जो आपको गिवन है C2 जो है वो ट्वाइस ऑफ C1 है। तब इन वैल्यू को अगर इसमें अपन रखें C2 में तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट सॉरी एरिया है ना, A2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1। तो यहाँ आएगा ट्वाइस ऑफ A1 अपॉन D1, तो जाएगा ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D1, और ये किसके इक्वल है, C1 के। तो रिजल्ट हमारे पास ये आया कि C2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C1। इसका मतलब बड़ा कौन है, C2 इज ग्रेटर देन C1, और यहाँ हम कह रहे हैं कि CA इज ग्रेटर देन CB। इसका मतलब जो C2 संधारित्र है वो ग्राफ A के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो ग्राफ A होगा। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन। पांचवे क्वेश्चन में क्या था, एक वैद्युत विभव में वैद्युत विभव का जो मान है वो आपको दे रखा है कि वैद्युत विभव का मान कितना है ना। तो इसमें अब अपने को क्या करना है कि V की वैल्यू दे रखी है और हमें क्या कहा उसमें, E निकालो। तो क्या रिलेशन होता है अपने पास, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। तो बस ये कॉन्सेप्ट अपन यहाँ लगा देंगे, है ना। तो माइनस d बाय dr ऑफ क्या हो जाएगा, 6x माइनस 6x माइनस 8xy माइनस 8xy माइनस 6yz। डेल ऑपरेटर को जब अपन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस, तो ये बाहर रह जाएगा आई कैप डेल बाय डेल एक्स, फिर आएगा 6x माइनस 8xy माइनस 6yz प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई 6x माइनस 8xy माइनस 6yz, है ना। और ऐसे ही के कैप डेल बाय डेल जेड 6x माइनस 8xy माइनस 6yz। तो अब इन सबका इंडिविजुअल अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो इसका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करने के लिए अब क्या करेंगे अपन, देखो सबका अलग अलग। तो पहले अपन डेल बाय डेल एक्स निकाल लेते हैं। तो डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स होगा 6x माइनस 8xy 8xy माइनस 6yz। पहले इसको सेपरेट करोगे तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ 6x, राइट, माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ 8xy माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ 6yz। अब देखो यहाँ तो x है ही नहीं, तो ये पूरा क्या हो गया, 0, और इन दोनों में क्या होगा, 6 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 8y बाहर आ जाएगा,
और अगेन x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो पहला रिजल्ट हमारे पास आ गया 6 माइनस 8y। ये डेल बाई डेल एक्स हो गया। ऐसे ही क्या निकालेंगे, डेल बाई डेल वाई निकालेंगे, ये पूरा एज इट इज आएगा, है ना। पहले वाले का जब करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पूरा x है तो पहला वाला 0 हो जाएगा। सेकंड वाले को जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 8x बाहर आ जाएगा और y का 1 हो जाएगा। थर्ड वाले को जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 6z बाहर आ जाएगा और y का 1 हो जाएगा। तो सेकंड वाले में रिजल्ट आएगा 8x माइनस 6z। फिर ऐसे ही आप क्या करोगे, डेल बाई डेल जेड निकालोगे एज इट इज। फिर वापस फर्स्ट वाले में केवल x है तो ये 0 हो जाएगा। सेकंड वाले में x और y है, दोनों कांस्टेंट हो गए तो ये भी 0 हो गया। और थर्ड वाले में 6y बाहर आ जाएगा और z का 1 हो जाएगा, तो ये रहेगा माइनस 6y। तो अब इस बेसिस पे हमारे पास e किसके इक्वल हो गया, e इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल एक्स आई कैप, मतलब क्या हुआ 6 माइनस 8y आई कैप। ठीक है, फिर डेल बाय डेल वाई के साथ z जे कैप आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस 8x माइनस 6z, और यहाँ हो जाएगा जे कैप प्लस माइनस 6y, और ये हो जाएगा के कैप। माइनस को बाहर अंदर ले लो इसमें, तो ये आ गया 8y माइनस 6 आई कैप प्लस 6z माइनस 8x जे कैप और प्लस 6y के कैप। अब इसने पूछा 1 1 1 पर, है ना, तो 1 1 1 1 पे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ सबकी जगह 1 1 रख दो, तो e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 माइनस 6 क्या हो गया 2y कैप माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2j कैप और प्लस 6k कैप। ये तो इसका वैल्यू हो गई, और मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। करेक्ट, तो ये इसका रिजल्ट बन जाएगा, है ना। अब इसमें नेक्स्ट क्या होगा उसको अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऐसे दो कैपेसिटर गिवन है ना। कौन कौन से दो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ऐसा गिवन है, इसकी नेम C1 है और इसमें K कांस्टेंट पूरा फिलअप किया हुआ है, ठीक है, और ये सेपरेशन D दिया हुआ है। दूसरा एक कैपेसिटर है C2, जो किस तरह से है, इसके अंदर इधर जो है वो K1 है और नीचे की तरफ K2 है, और इधर इसका जो एरिया है यानी लेंथ इसकी हाफ कर रखी है यहाँ से यहाँ तक, और ये सेपरेशन D है। तो ऐसा जब भी होता है तो क्या हो जाता है इसमें, ये कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर अपन C1 की बात करेंगे तो C1 किसके इक्वल होगा, C1 होगा K मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये तो हो गया C1। और C2 किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दो कैपेसिटर हो गए जो आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो C2 किसके इक्वल होगा K1 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा A/2 अपॉन D, और प्लस दूसरे का हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D हो जाएगा। क्यों A/2 हुआ, क्योंकि हाफ हाफ कर रखा है इसलिए यहाँ पर A/2 हो जाएगा, है ना। D दोनों के लिए सेम है, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास K1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है, और प्लस K2 अपॉन 2 और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये हमारे पास है। अब ये कह रहा है कि दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल है ना। यानी अब इस केस में C1 किसके इक्वल है, C2 के, तो C1 इज इक्वल टू C2 कर लो, तो ये आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा K1 प्लस K2 अपॉन 2, कैंसिल हो गया, तो क्या रिलेशन आया, K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन 2।
क्लियर हो गया? तो ये अपना इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि एक इनफाइनाइट सीरीज है ना? तो इनफाइनाइट सीरीज का किस तरह से रहेगा, तो वो भी अपन देखते हैं इनफाइनाइट सीरीज में क्या होगा, है ना? तो इनफाइनाइट सीरीज को देखो, ये हो गया ए, एक लगा हुआ है सी, फिर ये हो गया बी, है ना? फिर यहाँ पर वापस सी, यहाँ वापस सी, ये वापस सी, ऐसे आगे से आगे चल रहा है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो इसमें क्या करते हैं इनफाइनाइट में, यहाँ पर अपन दो टर्मिनल लेके और उसको वापस रिप्लेस कर देते हैं पूरी धारिता से, है ना? तो ये सारी वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफैरड की है, ये भी कितना है, 1 माइक्रोफैरड है, वैसे सारे 1 माइक्रोफैरड है। तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने मानी सी, यहाँ पर ये सी अलग है ना, ये सी वो नहीं है, ये सी 1 माइक्रोफैरड है, यहाँ सी माना, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसको आप किस तरह से लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पर आएगा ए, फिर ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड, फिर इधर भी वापस हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड, ये इधर बी आ जाएगा और ये बन गया आपके पास सी। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में हो गए और ये उसकी सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट वापस कैसे बनेगा, ये ए, ये 1 माइक्रोफैरड और यहाँ पर एक नया कैपेसिटर बन गया और ये बी, और इस कैपेसिटर की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस सी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो जुड़ जाएगा। और अब इनका रिजल्टेंट मुझे निकालना है और वो रिजल्टेंट वापस सी के इक्वल है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, C इज इक्वल टू क्या होगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C अपॉन 1 प्लस 1 प्लस C, तो ये हो गया 1 प्लस C अपॉन 2 प्लस C। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 प्लस C मल्टीप्लाई बाय C इज इक्वल टू 1 प्लस C। ये हो गया 2C प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस C, ट्रांसफर कर दो, C स्क्वायर प्लस C माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण बन जाएगी। और इसका हल कैसे निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला अपने पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2b, है ना? तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा c इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 और 1 आएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a मतलब हो गया 2, तो ये रिजल्ट आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन, ठीक है? तो इसमें नेगेटिव तो c की वैल्यू हो नहीं सकती है, तो ये हो जाएगा रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, रूट 5 की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको आपकी नोटबुक में मिल जाएंगे। ओके।